हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद और आज से मध्य प्रदेश सेट पेपर वन प्रिपरेशन के लिए एक न्यू लेक्चर सीरीज में लेकर आई हूं, जिसमें हम पेपर वन के हर एक यूनिट को 60 मिनट्स के अंदर अंदर कंप्लीट रिवाइज करने वाले हैं। आज ये हमारा पहला लेक्चर है जिसमें हम कंप्लीट कवर करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण योग्यता यूनिट को। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 60 मिनट्स के अंदर आपका ये कंप्लीट यूनिट रिवाइज हो जाएगा। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितने भी हर साल पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं, उन सभी को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एंड उसके साथ ही मैं आपको 100% श्योरिटी भी देती हूँ कि इस कंप्लीट सेशन के बाद आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आपके सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत ही इजी तरीके में, बहुत ही अच्छे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ मैं आज क्लियर करने वाली हूँ। सेशन पर आगे जाने से पहले आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश सेट पेपर वन के स्मार्ट प्रिपरेशन के लिए फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की है, जिसमें पेपर वन के टोटल 10 यूनिट के 40 से भी ज्यादा टेस्ट हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। ये टेस्ट आपको इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। इसके साथ ही आपको शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे जो कि एग्जाम में आपको बहुत ही ज्यादा मदद करते हैं। ये 40 मॉक टेस्ट अगर आप लोग अटेम्प्ट कर लेते हो एग्जामिनेशन से पहले, तो आप लोगों को बहुत ईजी हो जाएगा एग्जाम में अच्छा स्कोर करने में। एंड यहीं में से आपको एज इट इज क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में मैं आपको 100% गारंटी ये भी देती हूँ कि इसके अलावा आपको एग्जाम में कुछ भी कहीं से भी और देखने को नहीं मिलेगा। एग्जाम का क्या पैटर्न है, क्या डिफिकल्टी लेवल है, उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की है, जिसको ज्वाइन करने के लिए आपको इन व्हाट्सएप नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करना है। एंड इसके लिए आपको सिर्फ एक ही बार फीस पे करनी है, वो भी सिर्फ 999। इसके अलावा फ्री वीडियोस के लिए आप लोग ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद स्टोर सेक्शन पे जाकर आपको सर्च बार में लिखना है एमपी सेट। आपके सामने कंप्लीट कोर्स का ओवरव्यू आ जाएगा। आप इस पे जैसे ही क्लिक करते हो कंटेंट सेक्शन पर, आप यहाँ पर देख सकते हो यूनिट वाइज फोल्डर्स आपके सामने है, जिसमें कि फ्री वीडियोस भी अवेलेबल है। आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट मिल जाएंगे इंग्लिश में और हिंदी में। एंड इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज मेरे सेशंस की डिमांड कर रहे थे, तो उन सभी के लिए सेपरेट सेशंस भी मैं लेकर आई हूँ। तो आप आज ही इनको व्हाट्सएप नंबर्स पर कांटेक्ट करके ज्वाइन जरूर कर सकते हो। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की ओर, जिसमें कि हम बात करेंगे लेवल्स ऑफ टीचिंग की। तो स्टूडेंट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हर साल एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम में पूछता ही है। सो बेसिकली हमारे पास 3 लेवल्स होते हैं: मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। जो स्मॉलेस्ट लेवल होता है वो होता है मेमोरी लेवल एंड हाईएस्ट लेवल होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी आप यहाँ पे देख सकते हो, स्मृति स्तर का शिक्षण जो होता है ये सबसे छोटा लेवल होता है। एंड चिंतन स्तर का शिक्षण जो होता है वो सबसे हाईएस्ट लेवल होता है टीचिंग का। तो सभी स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए दोनों लैंग्वेजेस में हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट्स, जो मेमोरी लेवल होता है, मेमोरी में क्या होता है, चीजों को हम लोग क्या करते हैं, याद रखते हैं। ठीक है। याद करने का मतलब हो गया रोट लर्निंग, यानी कि हमने क्या कर दिया, यहाँ पे रट्टा मार दिया, जिसको कि हम लोग क्रैमिंग भी बोलते हैं। मेमोरी लेवल में छोटे बच्चों को इंक्लूड किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को किस तरह से पोएम्स की मदद से चीजें याद करवाई जाती हैं, सॉन्ग्स की मदद से उनको चीजें याद करवाई जाती हैं। तो ये सब आता है रोट लर्निंग के अंदर। उनको नहीं पता होता कि ए फॉर एप्पल क्या है, बी फॉर बॉल क्या है, बट उनको याद सब कुछ रहता है। दैट इज द मेमोरी लेवल, जिसमें कि उनको रट्टा मारा जाता है। थॉटलेस होता है, यानी कि इसमें ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं पड़ती है। वहीं अगर अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात करें, हमने मेमोरी लेवल में जो कुछ सीखा वो अंडरस्टैंडिंग लेवल में चेक किया जाता है कि उसकी हमें कितनी समझ अभी आई है। मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट बाय डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी एक बच्चा एबीसीडी समझता है, वो अंडरस्टैंडिंग लेवल में ए फॉर एप्पल को समझना शुरू कर देता है, उसके सामने एक एप्पल की इमेज बन जाती है। ठीक है। ये होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल में। एंड हाईएस्ट लेवल होता है रिफ्लेक्टिव लेवल, जिसको कि बोला जाता है चिंतन स्तर का शिक्षण। इस लेवल में क्या होता है, इस लेवल में हम उसी नॉलेज को, जो नॉलेज हमने मेमोरी लेवल से अंडरस्टैंडिंग लेवल में कलेक्ट किया था, उसी नॉलेज को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रियल लाइफ प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे मैंने पॉट बनाना सीख लिया है, तो अंडरस्टैंडिंग लेवल में मैं क्या करूंगी, जो कुछ मैंने सीखा उसको मैं एज इट इज रिवाइज करूंगी। रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या होगा, रिफ्लेक्टिव लेवल में जो कुछ हमने सीखा उस नॉलेज को यूज करके हम कुछ नया ट्राई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि पॉट मेकिंग में मैंने अभी इस तरह का पॉट बनाना सीखा था,
अब रिफ्लेक्टिव लेवल में मैं इस पॉट को डिजाइन दे करके कुछ भी पॉट बना सकती हूँ, कुछ भी डिजाइन इसको दे सकती हूँ। दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिव लेवल, जो कि हाईएस्ट लेवल होता है। ओके, तो आप यहाँ पे इसका देख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा एनटीए पेपर 1 में पूछता है कि ये टीचर सेंटर्ड है, यानी कि टीचर जैसे चाहते हैं उस तरह से यहाँ पे पढ़ाई की जाती है। अंडरस्टैंडिंग लेवल भी टीचर सेंटर्ड है, एंड रिफ्लेक्टिव लेवल जो है ये लर्नर सेंटर्ड मेथड होता है। यानी कि जैसा एक स्टूडेंट चाहे, जैसा एक लर्नर चाहे, उनकी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए, उनकी डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए इस लेवल पे हम लोग काम करते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स, यहाँ तक जो हमने 3 लेवल्स पढ़े हैं ये आपके बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। ओके, इस पे अगर डिटेल वीडियो आप लोगों को चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां पे सब कुछ हमने बताया है। इस सेशन में, इस वीडियो में हम जो है फुल सिलेबस रिवीजन करते हैं, ताकि आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट्स फटाफट 1 आवर के अंदर कंप्लीट हो जाएं। ओके, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ स्टूडेंट्स, ये जितने भी टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं, इनकी आपको कितनी समझ आई है, कितने कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो रहे हैं, इसको चेक करने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं फ्री इवैल्यूएशन टेस्ट। सो ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप का लोगो आप यहाँ पे देख सकते हो, एंड लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऐप को डाउनलोड कीजिए। देन आपको जाना है पेपर 1 क्रैश कोर्स के अंदर। यहाँ पे आप जाओगे कंटेंट सेक्शन पे, तो आपको यूनिट वाइज सेपरेट फोल्डर्स मिलेंगे। देन टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट जैसे हम अभी कर रहे हैं, सो इस यूनिट के अंदर जाओगे तो आपको यहाँ पे इवैल्यूएशन टेस्ट नाम का एक फोल्डर मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको बिल्कुल फ्री टेस्ट हम प्रोवाइड कराते हैं। सो जो भी आज आप इस वीडियो में देख रहे हो, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आज मैं यहाँ पे अपडेट करने वाली हूँ। आप लोग जरूर उनको अटेम्प्ट कीजिएगा, एंड इस वीडियो के नीचे मुझे बता दीजिएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। अब बात करते हैं, जैसे कि हमने लेवल्स ऑफ टीचिंग की बात की। ओके, सो लेवल्स ऑफ टीचिंग का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ टीचिंग लीज स्ट्रेस ऑन क्रिटिकल शिफ्टिंग ऑफ आइडियाज एट द हाईएस्ट कॉग्निटिव लेवल। अब यहाँ पे आप लोगों को जरूर कंफ्यूजन हुआ होगा। यही इस वीडियो की खास बात है कि मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं पढ़ना कि क्रिटिकल शिफ्टिंग क्या हो गया, कॉग्निटिव लेवल क्या हो गया, ये कुछ नहीं पता तो चिंता मत कीजिए। आपको बस ये याद रखना है कि यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। तो कौन सा होता है हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग? इसका आंसर अभी मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन पार्ट में। सो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। राइट, सो ये था अभी तक लेवल्स ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको एनटीए कभी भी मिस नहीं करता। हर एक शिफ्ट में डेली ये इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पे डिटेल में हर चीज मैं बताने वाली हूँ। तो ब्लूम्स ने क्या किया था, एजुकेशन में एक टेक्सोनॉमी बनाई थी, टीचिंग में एक टेक्सोनॉमी बनाई थी। उसमें उन्होंने देखना चाहा था कि एक स्टूडेंट जो है, एक लर्नर जो है, वो किस किस लेवल पर काम कर सकता है। सो उसके लिए उन्होंने 3 लेवल्स बनाए थे। एक था कॉग्निटिव लेवल, दूसरा था साइकोमोटर डोमेन, एंड तीसरा था इफेक्टिव डोमेन। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्या चीजें याद रखनी है, ये जो ऊपर कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं, आपको सिर्फ ये याद रखनी है। तो इसका आप लोगों को सीक्वेंस पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें रिफ्लेक्टिव लेवल की, ठीक है, कॉग्निटिव लेवल की। कॉग्निटिव जो है वो मेंटल एबिलिटी होती है, जब भी हम लोग माइंड से रिलेटेड बात करते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे आता है रिमेम्बरिंग, कि कोई पर्सन किसी चीज को कैसे याद रख सकता है। रिमेम्बरिंग के केस में एक कीवर्ड हमेशा याद रखिएगा, वो है रिकॉल। अब कोई चीज को मैं कब याद कर सकती हूँ? जब मैं उसको याद करने की कोशिश करूंगी, उसको रिकॉल करने की कोशिश करूंगी। उसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। उस हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को भी मैं बताती हूँ ये चीजें डिटेल में। उसके बाद आता है अप्लाइंग लेवल, इसकी बेसिक सी डेफिनेशन आप यहाँ पे देख सकते हो। देन वी हैव एनालाइजिंग लेवल, इवेल्युएटिंग लेवल, एंड देन वी हैव क्रिएटिंग लेवल। ठीक है, सो ये लोवेस्ट लेवल है एंड ये हाईएस्ट लेवल है। सबसे पहले हमें चीजों को बेसिक लेवल पे याद रखना चाहिए। अगर इसी प्रोसेस को हम फॉलो करते हुए जाएंगे तो हम उस नॉलेज को यूज करके अपना कुछ बड़ा क्रिएट कर सकते हैं। तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, पहला है ज्ञान, दूसरा है बोध, फिर है प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, देन वी हैव मूल्यांकन। ये है ज्ञानात्मक पक्ष।
उसके बाद आता है भावात्मक पक्ष, उसके बाद आता है क्रियात्मक पक्ष। ठीक है, सो ये 3 चीजें हैं, उसी को मैंने हिंदी में इधर लिखा हुआ है। एंड ये जो मैंने आप लोगों को रिमेम्बरिंग और ये सब बताया, ये है रिमेम्बरिंग, ये है इवैल्यूएशन। सो इस तरह से आप लोगों ने इन चीजों को याद रखना है। ठीक है, सो सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिएट, इवैल्यूएट, एनालाइज, अप्लाई, अंडरस्टैंड, रिमेम्बर। देन वी हैव, इस तरह से इसको पढ़िएगा। ठीक है, यहां से हम ऐसे जाते हैं। देन वी हैव इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसीजन, आर्टिकुलेशन, नेचुरलाइजेशन। रिसीविंग फिनोमिना, रिस्पॉन्स टू फिनोमिना, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनलाइज्ड वैल्यूज। सो एग्जाम में से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ब्लूम के द्वारा दी गई जो टेक्सोनॉमी है, जो ब्लूम ने वर्गीकरण दिया है, उसमें हमारे पास तीसरा लेवल कौन सा है? तो तीसरा लेवल कौन सा है? अप्लाइंग लेवल तीसरा लेवल है। तो आपको इस तरह से ये चीजें पता होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आई होप स्टूडेंट्स आपने ये चीजें यहाँ पर नोट कर ली हैं। अब देखो, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूजीसी नेट में किस तरह से पूछा गया था। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इफेक्टिव डोमेन अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टेक्सोनॉमी इज। सो ब्लूम्स के इफेक्टिव डोमेन के हिसाब से कौन सा उसका एक सीक्वेंस था? सो इफेक्टिव डोमेन, ये वाला हमने अभी पढ़ा, इसका एक सीक्वेंस गिवन है, आप इसको यहाँ पे भी देख सकते हो। इसका एक सीक्वेंस गिवन है, तो इसको कैसे अरेंज करना है। ठीक है, सो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? आराम से वीडियो को पॉज कीजिए, इसका आंसर देखिए। नहीं आता है तो वापस उस वीडियो में यहाँ पर पेज में जाकर के आप देख सकते हो, एंड देन कमेंट करके मुझे इसका आंसर जरूर बताइएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। एंड आंसर दोगे तो आपको याद रह जाएगा और एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा मदद हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। सो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन कौन सी चीजें हैं जो कि एक अच्छी टीचिंग को अफेक्ट करती है। अब देखो, जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, मेरी क्लास में 500 प्लस स्टूडेंट्स हैं मान लीजिए। हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन क्लास नहीं, ऑफलाइन क्लास की बात कर रहे हैं। ओके, सो अब एक टीचर, मान लीजिए मैं बहुत अच्छा आपको पढ़ा रही हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कमी रह रही है। वो कमी किसकी वजह से हो सकती है? किसी टीचर की वजह से भी हो सकती है, किसी स्टूडेंट की वजह से भी हो सकती है, एंड एनवायरमेंट यानी कि जिस वातावरण में हम पढ़ा रहे हैं उसकी वजह से भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे आप लोगों को पॉइंट्स में कुछ बताने वाली हूँ। जैसे कि अगर हम टीचर की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, एक टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, 500 प्लस स्टूडेंट्स हैं। कहाँ कमी रह सकती है? पहली कमी रह सकती है टीचर के नॉलेज में, कि टीचर टीचर तो बन गए हैं लेकिन उनको ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा क्या हो सकता है कि टीचर को नॉलेज तो पूरा है, लेकिन टीचर में क्या नहीं है? उनमें टीचिंग स्किल्स बिल्कुल भी नहीं है। आपने ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जिनको नॉलेज बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वो अपनी बात किसी के सामने नहीं रख सकते। या फिर कई लोग ऐसे होते हैं जिनको बात प्रेजेंट करना तो बहुत अच्छे से आता है, लेकिन उनके पास ज्ञान ही नहीं होता कि वो किसी को शेयर कर सके। सो अगर टीचर का नॉलेज कम है, या टीचर को पढ़ाना नहीं आता है, या फिर टीचर की जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, किसी टीचर की जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो अच्छी नहीं है। अब जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे जो वर्ड्स हैं, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, आई होप आप सभी को ये समझ आता होगा, राइट। कई बार आप लोगों ने ऐसे टीचर्स भी जरूर देखे होंगे जो अगर कुछ बोलते हैं तो वो क्लियरली वर्ड्स उनके मुंह से नहीं निकल पाते, स्टूडेंट्स उस चीज को नहीं समझ सकते। चाहे उनकी टीचिंग स्किल्स जितनी मर्जी अच्छी है, चाहे उनको नॉलेज जितना मर्जी है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी अच्छी नहीं है, तो वो चीजों की वजह से भी वो एक अच्छे टीचर नहीं कहला पाते। ठीक है, सो ये कुछ फैक्टर्स हैं टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद फिर आते हैं हमारे पास लर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ फैक्टर्स। ठीक है, सो लर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फैक्टर्स आ सकते हैं? कि लर्नर इज नॉट इंटरेस्टेड, कि लर्नर को इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ने में। अब किसी को जबरदस्ती अगर बिठा दिया जाएगा तो वो चीजों को नहीं समझ पाएंगे, है ना। दूसरा आता है कि लर्नर का मेंटल स्टेटस क्या है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कॉग्निटिव एबिलिटी क्या है, राइट। सो अब देखो, अब इसको मान लीजिए कि हम लोग कि फोर्थ या फिफ्थ क्लास के बच्चे को यूजीसी नेट लेवल का कुछ टॉपिक पढ़ाने जाएं, तो उनको कितनी ज्यादा डिफिकल्टी होगी। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। देन वी हैव थर्ड टाइप,
थर्ड टाइप है रिलेटेड टू एनवायरमेंट। एनवायरमेंट क्या हो सकता है कि एक टीचर में सारी क्वालिटीज हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाते भी है, उनको नॉलेज भी अच्छा है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी है, ठीक है, एंड स्टूडेंट्स जो है वो भी पढ़ने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। लेकिन क्या हो रहा है, जहां पे वो पढ़ा रही है वहां पे आसपास शोर बहुत ज्यादा है, ठीक है, वहां पे शोर बहुत ज्यादा है, टीचर को कुछ ऐसी फैसिलिटीज नहीं दी गई हैं कि वो अच्छा पढ़ा सके। जैसे कि एक टीचर को पढ़ाने के लिए क्या चाहिए, ऑफलाइन टीचिंग की अगर बात करें तो ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड की जरूरत होती है, पेन या पेपर की ज़रूरत ज़रूर होती है। तो अगर ये सारी चीज़ें टीचर को नहीं प्रोवाइड कराई जाती हैं, तो वो सब चीज़ें क्या करती हैं, एक अच्छी टीचिंग को इफ़ेक्ट करती है। अच्छी टीचिंग पे इस चीज़ का एक बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ओके? सो आई होप ये टॉपिक भी आप लोगों का बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब स्टूडेंट्स कुछ लास्ट टॉपिक जो हमारा था, इसमें कुछ कीवर्ड्स रहते हैं जो कि आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, तो इन कीवर्ड्स को आप लोग नोट कर लीजिए। क्रिएट से रिलेटेड यूजीसी नेट एग्जाम में कुछ कीवर्ड्स पूछे जाते हैं, जैसे कि फॉर्म्यूलेट, ठीक है, कुछ बनाना यानी कि, उसके बाद आता है बिल्ड, उसके बाद आता है मॉडिफाई, उसके बाद आता है जनरेट, देन वी हैव डेवलप, और उसके बाद आ जाता है कंपोज, ठीक है। सो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, अगर आप लोगों को क्वेश्चन में जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो ये वर्ड्स दिखते हैं तो इसका मतलब है कि हम क्रिएटिंग लेवल पर बात कर रहे हैं। उसके बाद आता है इवैल्यूएटिंग की बात, अगर हम करें तो इवैल्यूएट में आता है चूज, देन आता है इसमें सपोर्ट, उसके बाद आ जाता है इसमें सिलेक्ट, उसके बाद आता है कंपेयर, उसके बाद आ जाता है जज, और भी बहुत सारे हैं। वो डिटेल वीडियो जो मेरी मैंने आपको बताई, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको देख लीजिए, वहां पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ रिपीटेड वर्ड्स ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देन वी हैव एनालाइजिंग, तो एनालाइजिंग में आ जाता है क्लासीफाई, उसके बाद आ जाता है इसमें सिंपलीफाई, उसके बाद आ जाता है ब्रेक डाउन, देन वी हैव कैटेगराइज, ठीक है, ये सब आ गए हमारे एनालाइज सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट फिर बात करते हैं अप्लाई की। तो अप्लाई फेज के अंदर आ जाती हैं कुछ चीजें, जैसे कि कैलकुलेट, प्रेजेंट, देन वी हैव परफॉर्म, देन वी हैव सॉल्व, ठीक है, देन वी हैव अंडरस्टैंडिंग लेवल। सो अंडरस्टैंडिंग लेवल के कुछ कीवर्ड्स हैं, जिसमें कि पहला आ जाता है एक्सप्लेन, किसी भी चीज को एक्सप्लेन करना। अगर देखो, जैसे कि एग्जाम्पल में अगर आपसे पूछा जाए कि एक टीचर ने एक स्टूडेंट को कुछ चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की और टीचर और स्टूडेंट्स उससे सेटिस्फाई है, तो इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट अंडरस्टैंडिंग लेवल। सो इस तरह से एग्जाम्पल्स होते हैं, इसीलिए ये कीवर्ड्स आप लोग याद रख लीजिए, एग्जाम में आपको मदद हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है डिस्क्राइब, देन वी हैव रीस्टेट, उसके बाद है समराइज, ठीक है, उसके बाद आ गया डिस्कस। लास्ट क्या पॉइंट आता है हमारे पास, लास्ट पॉइंट आता है रिमेम्बरिंग से रिलेटेड। सो रिमेम्बरिंग की जब हम बात करते हैं, सो इसमें आ जाता है एक तो डिफाइन, उसके बाद आता है रिकॉग्नाइज, उसके बाद आ जाता है रिकॉल, जो कि एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिफाई एंड लेबल, ठीक है। सो यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं, इसको आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया है, आप लोगों के अपकमिंग एग्जामिनेशन में इसका बहुत ही ज्यादा मदद हो जाएगी। इसी के साथ अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जिसमें कि हम बात करने वाले हैं टीचर सेंटर्ड एंड लर्नर सेंटर्ड मेथड्स के बारे में। टीचर सेंटर्ड मेथड्स होते हैं कन्वेंशनल, जो कि पारंपरिक तरीका होता है, जिसमें कि क्लास में मान लीजिए ये क्लास में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, एक टीचर क्लास में आ गई, जो टीचर का मन था वो टीचर ने पढ़ाया, जैसे टीचर का मन था वो टीचर ने पढ़ाया। उन्होंने स्टूडेंट्स को नहीं पूछा कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। एज अ टीचर उन्होंने स्टूडेंट्स को नहीं पूछा कि आज आप लोगों को जो मैंने पढ़ाया या कल मैंने जो आप लोगों को पढ़ाया था वो चीजें आपकी क्लियर हुई हैं या नहीं हुई हैं। ये सब चीजें आ जाती हैं आपकी कन्वेंशनल के अंदर।
ठीक है? ना ही इसमें स्टूडेंट्स टीचर को कुछ बोल पाते हैं कि हमें ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है या फिर आज हमें ये चीज़ समझ नहीं आई है, वापस आप इसको कल रिपीट कीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं होता। बस टीचर क्लास में आएँगे, लेक्चर देंगे और चले जाएँगे। इसमें टीचर्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा सक्रिय होते हैं। और लर्नर्स जो होते हैं वो पैसिव होते हैं, यानी कि निष्क्रिय होते हैं। स्टूडेंट्स इसमें सिर्फ बैठे होते हैं और बातों को सुन रहे होते हैं। ठीक है? उनको और इसमें कुछ भी नहीं मतलब होता। देन वी हैव लेस फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में कम लचीलापन होता है, यानी कि ऐसा नहीं होता कि टीचर क्या पढ़ाना चाहते हैं, स्टूडेंट्स क्या पढ़ना चाहते हैं, कौन सा मेथड जो है स्टूडेंट्स को पसंद आ रहा है, इसमें ऐसा कोई भी डिस्कशन टीचर और स्टूडेंट के बीच में नहीं होता। नो ग्रुप एक्टिविटीज, बस सिंपल सा चीज याद रखिए, टीचर सेंटर्ड में टीचर आएंगे, पढ़ाएंगे और निकल जाएंगे। स्टूडेंट्स को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, वो कुछ रिस्पॉन्स उसका नहीं रहता। ठीक है? वन वे कम्युनिकेशन, क्योंकि टीचर ही बोलते हैं, स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं बोलते, वो बस सुनते हैं, वो सिर्फ एक लिसनर्स होते हैं। लेक्चर, टीम टीचिंग और पीपीटी एक्सेट्रा जो है इसका एक एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट वी हैव लर्नर सेंटर्ड मेथड, यानी कि शिक्षार्थी केंद्रित तरीके कौन कौन से होते हैं। तो मॉडर्न तरीका है शिक्षार्थी केंद्रित। अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अब मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि आप हमें कमेंट करके बताते हो कि मैम ये इस वीडियो में हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, इस पे आप वापस हमें समझाइए। तो हम आपके लिए वो वीडियो लेकर आते हैं। या फिर आप हमें बोलते हो कि मैम रिकॉर्डेड सेशंस नहीं चाहिए, लाइव सेशंस चाहिए, तो हम आपके लिए लाइव सेशंस भी लेकर आते हैं। सिमिलरली कई बार आप लोग हमें बोलते हो कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पर हमें हिंदी में सेशन चाहिए, इंग्लिश में नहीं चाहिए, तो हम आपकी वो रिक्वेस्ट भी पूरी करते हैं। ये सब क्या है? ये सब आधुनिक तरीके हैं। इसमें जो लर्नर चाहते हैं, जो स्टूडेंट चाहते हैं, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एज़ अ टीचर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हम सब चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाएँ। अगला है फोकस ऑन स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर्स। सो स्टूडेंट्स को क्या चीजें पसंद है, स्टूडेंट्स को पढ़ाने का कौन सा तरीका हमारा पसंद आ रहा है, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इस तरह के लर्नर सेंटर्ड मेथड्स को हम यूज करते हैं। ठीक है? नेक्स्ट इज एक्टिव लर्नर। स्टूडेंट्स जो है इसमें सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट्स आपस में बहुत कंफर्टेबल होते हैं अपने व्यूज शेयर करने के लिए। अब जैसे टीचर स्टूडेंट्स को इवैल्यूएट करते हैं ना, स्टूडेंट्स को बताते हैं कि अच्छा आप वीक हो, आप पढ़िए, आपको ये कमियां हैं, आपको इन चीजों पे काम करना चाहिए। उसी तरह से इस मेथड में स्टूडेंट्स भी टीचर को इवैल्यूएट करते हैं कि एज अ टीचर आपको अपना टीचिंग का मेथड चेंज करना चाहिए, या फिर एज अ टीचर आपको ये तरीका अपनाना चाहिए। सो इस तरह से स्टूडेंट्स, अगर आपका भी कोई सजेशन है मेरी टीचिंग को लेकर के या किसी भी चीज को लेकर के, आप मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं डेफ़िनेटली इस चीज़ पर फ़ोकस करूँगी। ओके, सो ये क्या हो गया? ये हो गया एक एग्ज़ाम्पल किसका? लर्नर सेंटर्ड मेथड का। अगला टॉपिक आता है ग्रुप एक्टिविटीज आर अनकरेज। सो इसमें हम क्या करते हैं, टीचर स्टूडेंट्स को कुछ कुछ छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं एंड उनको एक टॉपिक दे देते हैं और बोलते हैं कि इसके बारे में आप लोग बातचीत कीजिए, इसके बारे में आप लोग डिस्कशन कीजिए एंड जो भी इसका कंक्लूजन होगा वो फिर आपस में सब लोग डिस्कस करते हैं। इसमें बहुत से तरीके होते हैं कम्युनिकेशन के। टीचर भी बोलते हैं, स्टूडेंट्स भी बोलते हैं, सबको इक्वल का अधिकार होता है बोलने का। ट्यूटोरियल्स, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट वर्क, केस स्टडी, ये सब क्या है? ये सब लर्नर सेंटर्ड मेथड के ही कुछ एग्जांपल्स हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स, यहाँ तक अभी जो हमने 22 मिनट्स का सेशन लिया है, इसमें आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। अगर इतने में कोई डाउट है तो आप मुझे फर्स्ट हाफ में ही कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं इजीली आपका रिप्लाई कर सकूं एंड देन उसके बाद ही हम अगले टॉपिक पर जाते हैं। ओके, सो लर्नर सेंटर्ड मेथड हमने जो अभी पढ़ा, उसी से रिलेटेड ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि लर्नर सेंटर्ड टीचिंग मेथड क्या होता है। सो लर्नर्स आर कंसीडर्ड पैसिव रेसिपिएंट एंड टीचर हैज द राइट नॉलेज। Learners are slow in learning and teacher stresses completion of syllabus, या फिर learners are given an opportunity to construct knowledge and teacher is a guide in the learning process, या फिर all of the above। So इसका आंसर क्या होगा? वीडियो को पॉज कीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में पढ़िए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, सो इसका आंसर भी मुझे कमेंट करके बताइएगा, उससे पहले मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सो लर्नर सेंटर में क्या होता है,
स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी दी जाती है, यानी कि उनको अवसर दिया जाता है कि वो अपने ज्ञान को कंस्ट्रक्ट करे। एंड टीचर क्या करता है, वो गाइड के रूप में काम करता है, एक मार्गदर्शक के रूप में काम करता है, और उस स्टूडेंट की लर्निंग प्रोसेस को, यानी कि सीखने की प्रक्रिया को बहुत ही अच्छा बनाने में मदद करता है। तो थोड़ा सा समझिए, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए हो तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले स्टूडेंट्स, आपको यूजीसी नेट पेपर 2 के बारे में बता दूं तो इसका कंप्लीट स्टडी मटेरियल हम आपको देते हैं। पेपर 2 का डिफिकल्टी लेवल क्या है एंड क्या पैटर्न एनटीए फॉलो करता है, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही स्टडी मटेरियल हम एजुकेटर्स ने आपके लिए बनाया है, जिसमें आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड एमसीक्यूज हम प्रोवाइड कराते हैं। तो आपके सामने जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनको देखिए, एंड स्क्रीन पर दिए गए किसी भी एक नंबर पर इजीली व्हाट्सएप की मदद से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। इसकी फीस जनरली 1600 रुपीज है, लेकिन क्योंकि समय बहुत कम है एंड हम चाहते हैं कि हर एक स्टूडेंट स्टडी मटेरियल का बेनिफिट उठा के अपना जेआरएफ का ड्रीम पूरा करे, तो इसके लिए मैं आपको देती हूँ फ्लैट 20% ऑफ, यानी कि इसके लिए आपको पे करना है सिर्फ और सिर्फ 1280 रुपीज। लगातार आप इसको लाइफ टाइम के लिए यूज कर सकते हो, एंड साथ ही ये एमसीक्यूज जो है ये इंटरव्यू में भी आपको बहुत मदद करेंगे। इसके अलावा पेपर 1 एंड पेपर 2 के कंप्लीट कोर्सेज के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए किसी भी एक नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर ग्लोबल ऑनलाइन ऐप है, इसको बिल्कुल फ्री में आप डाउनलोड करके कोर्सेज को देख सकते हो। फ्री वीडियो लेक्चर्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जिसका नाम है स्वयं पोर्टल। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज के इस 1 आवर में जो भी टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ये वही टॉपिक्स हैं जो कि हर साल हर एक शिफ्ट में पूछे जाते हैं। ठीक है। सो इसी तरह से हम कंप्लीट पेपर 1 की सीरीज आपके लिए लेकर आएंगे। सो नेक्स्ट आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के बाद कौन सी यूनिट पे इस तरह का सेशन चाहिए, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं कल आपके लिए यही सेशन लेकर आऊंगी। ओके। तो स्वयं स्वयं में सबसे पहला क्वेश्चन एनटीए का ये होता है कि स्वयं की फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ठीक है। ये क्या है, ये एक वेब है, यानी कि इंटरनेट से रिलेटेड चीज है। ओके। सो ये एक स्टडी वेब है जिसमें कि हम लोग एक्टिवली लर्निंग कर सकते हैं, स्टूडेंट्स एक्टिवली लर्न कर सकते हैं बहुत सी चीजें। एंड इसकी सबसे खास बात ये है कि आप अपने घर पे बैठे हो, आप किसी भी जगह पे बैठे हो, आप स्वयं पोर्टल पे जा करके इजीली कहीं से भी कभी भी कुछ भी पढ़ सकते हो। तो स्वयं पोर्टल किसके अंदर आता है, ये आता है ई लर्निंग के अंदर। ये क्या है, ये एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि इंडिया में ही बनाया गया है। एंड इसको किसने बनाया है, इसको एमएचआरडी ने बनाया है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और क्वेश्चन एनटीए पूछ सकता है कि स्वयं को एमएचआरडी ने बनाया है, लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर एमएचआरडी का न्यू नेम रखा गया है, इसका नाम बदल दिया गया है, वो क्या है। अगर आपको ये नहीं पता तो एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करती हूँ, आज सुबह ही वो वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है जिसमें आपको इसका आंसर शुरू के 5 मिनट में ही मिल जाएगा, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा एंड कमेंट करके मुझे बताइएगा। ओके। सो स्वयं को लॉन्च कब किया गया, स्वयं को 9 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया था। किसने किया था, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री प्रणब मुखर्जी ने। एंड इसमें क्या है, स्वयं प्रभा में हमारे पास, सॉरी वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्वयं प्रभा, वी आर टॉकिंग अबाउट स्वयं हियर। ओके। सो स्वयं में हम लोगों को क्या मिलता है, 24/7 टेलीविजन एजुकेशनल चैनल्स मिलते हैं। ठीक है। इसके अंदर 24 घंटे जो है टेलीविजन चैनल्स चले रहते हैं, जिसमें कि कौन सी क्लासेस कवर होती हैं, क्लास 9 से लेकर के जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स हैं, जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का लेवल है, वहां तक के सभी कोर्सेज को इसमें कवर किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप कहीं पे भी कहीं भी कभी भी किसी भी जगह पर बैठ के स्वयं की क्लासेस ले सकते हो। ओके। सो स्वयं हमें 4 चीजें प्रोवाइड कराता है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि स्वयं के 4 क्वाड्रेंट्स हैं, 4 हिस्सों में स्वयं पोर्टल को डिवाइड किया गया है। ठीक है। सबसे पहला आता है, ये हमें प्रोवाइड कराता है डेली वीडियो लेक्चर्स। अब बात आती है कि इन वीडियो लेक्चर्स में हमें पढ़ाता कौन है।
तो उसको मैं अभी आपको बताऊंगी, उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें सेल्फ असेसमेंट टेस्ट भी अवेलेबल है। सेल्फ असेसमेंट टेस्ट भी अवेलेबल है। उसके बाद आ जाता है इसमें ऑनलाइन डिस्कशन। इन सबको अभी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी। एंड देन हमारे पास यहाँ पे आ जाता है स्टडी मटेरियल, रीडिंग स्टडी मटेरियल भी आप लोग इसको बोल सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे अगर देखें, वीडियो लेक्चर्स कौन बनाता है? जो आईआईटी एनआईटी के एक्सपर्ट टीचर्स होते हैं, वो इधर हम लोगों को प्रोवाइड कराते हैं वीडियो लेक्चर्स, राइट। सेल्फ असेसमेंट टेस्ट यानी कि जैसे कि मैंने आप लोगों को इस वीडियो के शुरू में इवैल्यूएशन टेस्ट की बात की थी कि आप लोगों को कितना कॉन्सेप्ट समझ आया, कितनी चीजें समझ आई, ये सब। वैसे ही आप लोगों ने वीडियो लेक्चर्स देखे, आप लोगों ने स्टडी मटेरियल यानी कि रीडिंग स्टडी मटेरियल देख लिया। उसके बाद आपको चेक करना है कि आपके कितने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो उसके लिए आपको सेल्फ असेसमेंट टेस्ट भी मिलेगा। इस टेस्ट को दीजिए एंड ऑनलाइन ही आप लोगों को आपके स्कोर इससे पता चल जाते हैं। देन वी हैव ऑनलाइन डिस्कशन, यानी कि आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, तो आप उस क्वेश्चन को वहां पर जाकर के लिख सकते हो। आपका ऑनलाइन डिस्कशन वहां पे होगा, बहुत से स्टूडेंट्स आएंगे, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे एंड फिर क्या होगा, आप लोगों को आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इजीली मिल जाएगा। तो ये थे स्वयं के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो कि एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अब एक और चीज है जो कि स्वयं से रिलेटेड जरूर एग्जाम में पूछी जाती है, वो क्या है? अब देखो स्टूडेंट, स्वयं के नेशनल कोऑर्डिनेटर्स कितने हैं? स्वयं के नेशनल कोऑर्डिनेटर्स कितने हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। यानी कि स्वयं को सक्सेसफुल बनाने के लिए कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, कौन कौन सी एजुकेशन पॉलिसीज हैं, जो कि कौन कौन सी कमीशंस हैं जो कि इसमें मदद करती हैं। सो एग्जाम्पल के तौर पर AICTE, AICTE की फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। सो जितने भी टेक्निकल कोर्सेज होते हैं उनको हैंडल करता है ये डिपार्टमेंट, ठीक है। वैसे ही जैसे अगर हम लोग इग्नू की बात करें, ठीक है, सो जो भी हमारे डिस्टेंस एजुकेशन से रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं वो सब इग्नू हैंडल करता है। देन वी हैव IIMB यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर। सो मैनेजमेंट के जितने कोर्सेज हैं वो IIMB हैंडल करता है। उसके बाद आ जाता है NCERT, जैसे मैंने आपको बताया 9th और 10th क्लास भी इसमें इंक्लूडेड है। ये दोनों क्लासेस के जो स्टडी मटेरियल है, लेक्चर्स है, वो NCERT ही फोकस करता है इस पे। देन वी हैव CEC यानी कि कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन। जो हमारे अंडर ग्रेजुएट सब्जेक्ट्स होते हैं उनको CEC हमेशा हैंडल करने में मदद करता है। इस तरह से बहुत सारे कमीशंस हैं, बहुत सारे कोऑर्डिनेटर्स हैं जो कि स्वयं को सक्सेसफुल बनाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट वी हैव स्वयं पोर्टल। स्वयं पोर्टल में कौन कौन सी चीजें आ गई हमारे पास? इसमें आ गई सबसे पहले तो कि ये क्या है, ये एक 34 चैनल वाला DTH है। देखो, स्वयं प्रभा फ्री DTH चैनल फॉर एजुकेशन। हम लोग टीवी देखते हैं, टीवी में DTH चैनल्स होते हैं। फ्री चैनल है जो कि 24/7 आवर्स में रन करते हैं, ठीक है। GSAT 15 यानी कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के अंडर ये काम करता है एंड इसको 19 अक्टूबर 2020 को लॉन्च किया गया था। स्वयं प्रभा की अगर हम लोग बात करें, स्वयं प्रभा हम लोगों को क्या प्रोवाइड कराता है? इक्वल एक्सेस प्रोवाइड कराता है। टीवी चैनल अगर ये वाले आपने देखने हैं तो आपको इसके लिए एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा। जो फ्री डिश होती है उसमें भी आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। इसमें आप लोगों को स्कूल एजुकेशन भी मिल जाएगा, इसमें आप लोगों को हायर एजुकेशन भी मिल जाएगा। इसमें एक टाइम पे लाइव क्लासेस होती हैं, उसके बाद फिर पूरा दिन वही लाइव क्लासेस जो है रिपीट होती रहती है, दिन में 4 से 5 बार। ये है स्वयं प्रभा। नेक्स्ट वी हैव UGC मूक। मूक क्या है? मूक की फुल फॉर्म क्या है? मैसिव, इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज क्या करते हैं? मैसिव का मतलब होता है बहुत ज्यादा, ओपन का मतलब सभी के लिए जो उपलब्ध हो,
ऑनलाइन मतलब आपको पता ही है, जिसमें कि हम लोग इंटरनेट, मोबाइल इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। एंड देन कोर्सेज़ वी हैव। सो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज़ यानी कि इसमें क्या है, यहाँ पे आप फुल फॉर्म देख सकते हो। ये एक वेब बेस्ड प्लेटफ़ॉर्म है जो कि हमें प्रोवाइड कराता है अनलिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को, पूरे वर्ल्ड के अनलिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम यहाँ पे एक साथ पढ़ा सकते हैं, वो भी कहीं भी बैठकर। ठीक है? इसके लिए ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स को क्लासेस में जाकर के डेली जॉइन करना है, ऐसा कुछ भी इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। आप लोग कहीं भी बैठ करके कैसे भी पढ़ सकते हो। Established back in 2008 and gained momentum in 2012 as a popular tool। So आप यहाँ पे देख सकते हो ये मूक प्लेटफ़ॉर्म 2008 में ही बना दिया गया था, इसका पूरा प्लान बन चुका था, लेकिन 2012 से ये फाइनली जो है बनने लगा। एंड जैसे कि अब आपको पता ही है कि हर एक चीज़ें ऑनलाइन आ चुकी हैं, टेक्नोलॉजी पर मेजर फ़ोकस रखा जा रहा है, सो उसके अंडर इन चीज़ों पर अभी मेजर फ़ोकस रखा गया है। एंड ये चीज़ें जनरली हर जगह पर, हर प्लेटफ़ॉर्म में अब यूज़ की जा रही है। ओके? सो इस तरह से आपने देखे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसमें कि ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आता है स्वयं, स्वयं प्रभा एंड मूक, जो कि हर साल एनटी एग्जाम में जरूर पूछता ही है। इस वीडियो तक भी, इस टाइम तक भी अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो स्टूडेंट्स। किसी भी तरह का सेशन, किसी भी तरह के टॉपिक पर अगर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊं, तो अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगी। सो अब यहाँ पे एक और चीज आती है, जैसे कि आपने इधर देखा, इसमें लिखा है यूजीसी मूक्स अ वर्टिकल ऑफ स्वयं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि स्वयं के अंदर ही मूक को बनाया गया है, स्वयं का ही एक पार्ट है, स्वयं का ही एक वर्टिकल होता है मूक। ठीक है? सो इसके अंदर जो चीजें होती हैं वो काफी हद तक सिमिलर रहती हैं स्वयं की तरह। जो इसका वर्किंग क्राइटेरिया है, या फिर जैसे कि मैंने आपको नेशनल कोऑर्डिनेटर्स बताए, ये सब चीजें क्या आती हैं, उसी के अंदर आती है। अब एक चीज और स्वयं में जो मिस हो चुकी थी, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि मैंने आपको बताया 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ठीक है? 4 क्वाड्रेंट्स में जैसे कि पहला हमने वीडियो लेक्चर्स बताया। ठीक है? सो वीडियो लेक्चर्स की जगह एग्जाम में आप लोगों को ई ट्यूटोरियल्स भी लिखा जा सकता है। इन चीज़ों पे डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी है, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अंकिता सूद के नाम से जो भी लेक्चर्स मिलेंगे, आप वहाँ पे देख सकते हो। इसी तरीके से वहाँ पे पढ़ाया है, या फिर हमारे और भी बहुत से एजुकेटर्स हैं, जैसे वी हैव तृप्ति मैम जो कि प्योर इंग्लिश में ये सब टॉपिक्स हमें पढ़ाते हैं। देन वी हैव प्रियंका मैम जो कि हिंदी, प्योर हिंदी सेशंस लेते हैं। तो आप देख सकते हो हमारे चैनल पर सेपरेट वहाँ पे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है? सो ई ट्यूटोरियल्स लिखा होगा, या फिर आपको वीडियो लेक्चर्स लिखा होगा, या फिर आपको ऑडियो कंटेंट लिखा हुआ दिखेगा, तो इसका मतलब है हम क्वाड्रेंट 1 की बात कर रहे हैं। क्वाड्रेंट 2 में जैसे मैंने आपको बताया स्टडी मटेरियल, रीडिंग स्टडी मटेरियल। सो रीडिंग स्टडी मटेरियल को बोला जाता है इसमें ई कंटेंट। ठीक है? ई कंटेंट हो सकता है, या फिर पीडीएफ हो सकता है, या फिर टेक्स्ट हो सकता है, या फिर ई बुक्स हो सकती हैं। सो इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे कुछ भी चीजें दिखती हैं तो वो क्वाड्रेंट 2 के अंदर आता है। क्वाड्रेंट 3 आता है जहाँ पे मैंने आपको बताया कि आपको और भी ज्यादा स्टडी मटेरियल मिलता है, आपको सेल्फ असेसमेंट मिलती है। सो अगर वहां पे आपको कहीं पे वर्ड्स नजर आते हैं, जैसे कि क्विज है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सेशन आपको नजर आते हैं, या फिर आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स, इस तरह से कोई भी नजर आता है, तो वो होता है क्वाड्रेंट 3 जो कि सेल्फ असेसमेंट के अंदर आता है। क्वाड्रेंट 4 में आ जाता है हमारे पास विकिपीडिया। ठीक है? उसके बाद आ जाता है केस स्टडी। देन वी हैव हियर ई बुक्स। ठीक है? उसके बाद आ जाता है हमारे पास रिसर्च पेपर्स। उसके बाद आ जाता है आर्टिकल्स। ये सारी की सारी चीजें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके? सो ये आई होप क्लियर आप लोगों को हो गया है। इसी के साथ अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ये टॉपिक स्टूडेंट्स एनटीए का सबसे ज्यादा फेवरेट टॉपिक है। इसका नाम है इवैल्यूएशन सिस्टम, यानी कि मूल्यांकन के तंत्र, मूल्यांकन के प्रकार भी हम इसको बोल सकते हैं। इवैल्यूएट करना क्यों इंपॉर्टेंट होता है, अब मैंने आप लोगों को पढ़ाया। ठीक है? मैं आप लोगों की टीचर हूँ, मैं आप लोगों की एजुकेटर हूँ, मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया। 500 प्लस स्टूडेंट्स को मैं एक साथ पढ़ा रही हूँ।
अब आप लोगों ने कितना स्कोर किया, इस वीडियो के बाद आप लोगों को कितना समझ आया, 100 में से आप लोग खुद को स्कोर दीजिए या मुझे स्कोर दीजिए कि 100 में से आप लोगों को 10% समझ आया, 90% समझ आया, कितना समझ आया। ठीक है, वैसे ही आप लोगों ने कितना स्कोर किया, जैसे कि मैंने आपको बीच में होमवर्क क्वेश्चंस दिए हैं, उन होमवर्क क्वेश्चंस के आंसर आप सही देते हो या गलत देते हो, उसके हिसाब से मैं आप लोगों का मूल्यांकन करूंगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है टीचर और लर्नर के बीच में। So evaluation is the process of gathering and interpreting evidence on changes in the behavior of the students as they progress through school. ठीक है, सो कोठारी कमीशन के अंदर इवैल्यूएशन सिस्टम की एक डेफिनेशन दी गई थी, जिसमें उन्होंने बोला है कि इवैल्यूएशन एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। इट फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टोटल सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड इज इंटीमेटली रिलेटेड टू एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि जो शैक्षिक उद्देश्य होते हैं उनको पूरा करने के लिए उन इवैल्यूएशन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। The techniques of evaluation are means of collecting evidences about students' development and development in desirable directions. तो इवैल्यूएशन से क्या होता है, हम एक स्टूडेंट के बारे में जान सकते हैं वो कितना समझ रहे हैं। इसको एक बहुत ही अच्छे तरीके से एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, आप देखो, मैं हूँ अंकिता, मैं आप लोगों की यूजीसी नेट पेपर 1 की एजुकेटर हूँ। मेरे पास 500 प्लस स्टूडेंट्स एक साथ पढ़ रहे हैं। अब मान लीजिए 500 में से 400 प्लस स्टूडेंट्स ने यूजीसी नेट एग्जाम को क्वालिफाई कर दिया, लेकिन जो 100 स्टूडेंट्स थे वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो इसका क्या मतलब हुआ, इससे मैं स्टूडेंट्स को इवैल्यूएट ऐसे कर सकती हूँ कि ये लोग सिंसियरली पढ़ रहे थे, ये लोग नहीं पढ़ रहे थे। लेकिन वहीं अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लेकर के चलती हूँ कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, 500 प्लस स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया, जिसमें से कि सिर्फ 10 स्टूडेंट्स का एग्जाम क्वालिफाई हुआ, बाकी के जो 490 स्टूडेंट्स थे उन लोगों ने एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया। तो इसका मतलब क्या है, इस केस में मैं आप लोगों को इवैल्यूएट नहीं करूंगी, आप लोग मुझे इवैल्यूएट करोगे कि मैम ने हमें या तो इंपॉर्टेंट चीजें नहीं पढ़ाई, या फिर आप ये बोल सकते हो कि मैम ने जो पढ़ाया वो हमें समझ ही नहीं आया, चाहे वो इंपॉर्टेंट भी था। तो ये इवैल्यूएशन होता है, इससे हम कहाँ तक पहुंच पाते हैं, इवैल्यूएशन से हम कंक्लूजन तक पहुंच पाते हैं, अपने सॉल्यूशन तक पहुंच पाते हैं। इससे हमें पता लगता है कि एक टीचर के पढ़ाने का तरीका कैसा है, या एक टीचर अगर अच्छा पढ़ा रहा है तो स्टूडेंट का इंटरेस्टिंग लेवल कितना है। इवैल्यूएशन के डेफिनेशन से ज्यादा इवैल्यूएशन के टाइप्स पर एनटीए फोकस रखता है। तो इवैल्यूएशन के टाइप्स में हमारे पास उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। पहला आता है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस, अकॉर्डिंग टू देयर अप्रोचेस, अकॉर्डिंग टू इवैल्यूएशन सिस्टम। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे है अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ रेफरेंस एंड इंटरप्रिटेशंस। सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये सभी टाइप्स को एग्जाम में। ठीक है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम अगर बात करें फॉर्मेटिव, बात करते हैं प्लेसमेंट की। प्लेसमेंट आपने सुना होगा, जब भी मान लीजिए कि आप लोग बीटेक कर रहे हो, बीटेक के बाद बोला जाता है कि आपकी कैंपस प्लेसमेंट होगी। प्लेसमेंट का मतलब होता है किसी सही स्टूडेंट को किसी सही जगह पर पहुंचाना, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। ठीक है, एंड उसके बाद मैं आपको पहले डायग्नोस्टिक बता देती हूँ। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता है, अब मान लीजिए जैसे मैंने आपको बताया कि 50 स्टूडेंट्स में से 49 को चीजें समझ आ रही हैं लेकिन एक को नहीं आ रही। तो इस केस में मैं उस एक स्टूडेंट को का डायग्नोस करूंगी, मैं जानने की कोशिश करूंगी कि क्यों वो चीजों को नहीं समझ पा रहे, क्या उनका मेंटल लेवल उतना है, या फिर वो इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर वो किसी और बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं कि वो अपनी टीचिंग, अपनी लर्निंग पे ध्यान नहीं दे पा रहे। तो वो होता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। ये दो टाइप्स थोड़े कम एग्जाम में पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट टाइप्स आते हैं फॉर्मेटिव एंड समेटिव, जो कि अप्रोचेस और फंक्शंस दोनों के ही इक्वल कैटेगरी में रहता है। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, अब देखो, मैं जैसे इस सेशन में आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, इस सेशन में जैसे कि मैं आपको बीच बीच में क्या कर रही हूँ, होमवर्क क्वेश्चंस दे रही हूँ, जिसका मैं आपको बोलती हूँ कि कमेंट करके आंसर बताइए। ये क्या है, ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है। यानी कि अपनी सेशन के साथ साथ में ही मैं आप लोगों को
आप लोगों का मूल्यांकन करना चाहती हूँ कि कितने स्टूडेंट्स मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स मेरे वीडियो लेक्चर को एंड तक देख रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स एक्चुअल में पढ़कर जीआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो ये आता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। कि ऑफलाइन क्लास की बात करें तो आपने देखा होगा कि टीचर थोड़ा-सा टॉपिक पढ़ाते हैं, फिर स्टूडेंट से पूछते हैं कि बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? तो ये फॉर्मेटिव आता है कि साथ-साथ में हम आपको देख रहे हैं कि कितने ध्यान से आप हमें सुनते हो। ठीक है? या फिर क्लास के एंड में टीचर किसी एक स्टूडेंट को पूछते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा, उसको शॉर्ट में सभी के साथ शेयर कीजिए। देन वी हैव सेकंड टाइप दैट इज समेटिव इवैल्यूएशन। समेटिव समेटिव इवैल्यूएशन को आप याद रख सकते हो समरी से। किसी भी चीज की समरी हमें कब पता लगती है? एंड में पता लगती है। अब जैसे हमारे सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं, हमारे फाइनल जो है एनुअल एग्जाम्स होते हैं, ये सब आते हैं समेटिव इवैल्यूएशन के अंदर। जो हमारे फाइनल एग्जाम्स का रिजल्ट हम लोगों को पता चलता है, वो सारा रिजल्ट क्या करता है? हमें समेटिव इवैल्यूएशन के थ्रू पता चलता है कि एक स्टूडेंट ने, अब जैसे मान लीजिए कि हमारा वीकली एग्जाम है, वीकली एग्जाम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का टाइप है एंड हमारा फाइनल एग्जाम जो है वो समेटिव इवैल्यूएशन का एक टाइप होता है। ठीक है, तो इस तरह से एग्जाम्पल्स की मदद से अगर आप लोग समझ जाते हो तो इजीली एग्जाम में आपको बहुत मदद हो जाएगी। देन वी हैव नॉर्म रेफरेंस एंड क्राइटेरियन रेफरेंस्ड। सो इस इन दोनों टॉपिक्स पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहती हूँ। सो जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर्मेटिव एंड समेटिव। ठीक है, लर्निंग जब चल रही होती है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, उसी दौरान जो आप लोगों का टेस्ट होता है वो होता है फॉर्मेटिव एंड बिल्कुल एंड में जो होता है वो होता है समेटिव। तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हो। समेटिव में स्टूडेंट्स को रैंक दिया जाता है, फर्स्ट कौन आया है क्लास में, सेकंड कौन आया है क्लास में, वो होता है समेटिव के बाद, फाइनल एग्जाम्स के बाद। एंड फॉर्मेटिव क्या करता है? एक स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी देता है कि वो और मेहनत कर सकते हैं। जैसे कि वीकली टेस्ट है, मान लीजिए वीकली टेस्ट में मैंने कम स्कोर किया, मैंने वहां पे सिर्फ 9 आउट ऑफ 100 फॉर एग्जाम्पल स्कोर किया है, तो यहाँ पे मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि फाइनल एग्जाम से पहले मैं अच्छा स्कोर करूं। यहाँ से मुझे अपना लेवल वीकली बेसिस पे पता चलता है कि कौन से टॉपिक पे मुझे मेहनत करने की जरूरत है, कौन से में नहीं है। अगला आता है हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है नॉर्म रेफरेंस्ड एंड वी हैव क्राइटेरियन रेफरेंस्ड टेस्ट। ठीक है, सो ये दोनों ही टेस्ट जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इसमें बहुत से स्टूडेंट्स को हमेशा कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, सो नॉर्म रेफरेंस में क्या होता है? अब देखो इसकी फोटो आप लोग अगर अपने दिमाग में रख लोगे ना, ये जो एग्जांपल है, इजीली आप समझ जाओगे। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कंपेयर अ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस अगेंस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ देयर पीयर्स। नॉर्म रेफरेंस में किसी एक बच्चे को बाकी के सभी के साथ कंपेयर किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा किसी एक बच्चे को कंपेयर किया जाता है कि हाँ ये क्लास में टॉपर है, इन्होंने 90% से ज्यादा स्कोर किया एंड बाकी की जो क्लास है ये 60 से 70% के बीच में ही स्कोर कर पाई है। तो ये क्या हुआ? हमने एक स्टूडेंट को बाकी सबके साथ कंपेयर कर दिया। या फिर आपने ये चीजें भी सुनी होगी कि आपको कंपेयर किया जाता होगा, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जिनको स्कूल्स में या फिर घर में कंपेयर किया जाता है कि देखो आपके फ्रेंड्स कितने अच्छे हैं, ये सिंगिंग में भी अच्छे हैं, ये डांसिंग में भी अच्छे हैं, ये हर एक चीज में अच्छे हैं, लेकिन आप कुछ नहीं करते। तो ये क्या है? ये नॉर्म रेफरेंस है, इसमें एक स्टूडेंट को बाकी सब स्टूडेंट्स के साथ कंपेयर किया जाता है। इस तरह का कंपैरिजन, इस तरह का इवैल्यूएशन कहाँ पे यूज होता है? अब मान लीजिए कि किसी सिंगिंग कंपटीशन के लिए मैं अपने कॉलेज की तरफ से किसी एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करना चाहती हूँ। ठीक है, सो उसमें क्या हुआ? उसके लिए हमने यहाँ पे पहले तो टॉप 10 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर दिया। उन टॉप 10 में से भी हमने कंपैरिजन किया एंड टॉप 1 जो स्टूडेंट था उसको हमने फाइनल राउंड के लिए सेलेक्ट कर दिया। तो ये हो गया नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग। सो ये रियल लाइफ एग्जांपल इसमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो आई होप जितना मैंने अभी तक आपको इसके बारे में बताया है ये आप समझ चुके हो एंड इसके अलावा एग्जाम में कुछ भी नहीं आपको पूछा जाएगा। पूछा भी गया तो एग्जाम्पल याद है तो इजीली आप लोग क्वेश्चन को रिलेट कर सकते हो। उसके बाद आता है क्राइटेरियन रेफरेंस। इसमें क्या किया जाता है? टेस्ट कंपेयर अ स्टूडेंट्स नॉलेज एंड स्किल अगेंस्ट अ प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स।
इसमें किसी दूसरे बच्चे के साथ उसको कंपेयर नहीं किया जाता। इसमें एक क्राइटेरिया रखा जाता है। मान लीजिए मैं बोलती हूँ कि जिस स्टूडेंट की हाइट जिन भी स्टूडेंट की हाइट 5 फुट 5 इंच से ज़्यादा है, तो वो जो है हमारे किसी भी मान लीजिए फुटबॉल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये क्या कर दिया मैंने क्राइटेरिया सेट कर दिया कि 5 फुट 5 इंच से ज़्यादा जिसकी हाइट है, सिर्फ वो स्टूडेंट्स आए। उसमें 1 स्टूडेंट भी हो सकता है, उसमें 50 स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, उसमें 100 स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है? उसके बाद एक और एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं ये बोल सकती हूँ जिस भी स्टूडेंट ने 90% से ज्यादा अपनी +2 क्लास में स्कोर किया है, तो वो क्या आएंगे, वो हमारे मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे। जैसे कि अगर हम लोग यूजीसी नेट एग्जाम की बात करें, यूजीसी नेट एग्जाम का क्या क्राइटेरिया है, अगर आप लोगों ने 50% से ज्यादा अपने मास्टर डिग्री में स्कोर किया है, तो आप लोग यूजीसी नेट एग्जाम के लिए क्या हो, एलिजिबल हो। तो ये क्राइटेरिया एक मानदंड, इसको मानदंड बोला जाता है। सो एक मानदंड हम लोगों ने सेट कर दिया है। इस मानदंड को अगर आप लोग सेटिस्फाई करते हो, तो बहुत इजीली आप इसके अंदर आ जाते हो। क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ अदर स्टूडेंट्स डज नॉट इफेक्ट द स्टूडेंट स्कोर। ठीक है, सो उसमें बाकी के स्टूडेंट्स अच्छे हैं बुरे हैं वो नहीं कंपेयर किया जाता। हमने क्राइटेरिया सेट कर दिया, बस उसी को हम ध्यान में रखेंगे। अब जैसे इस एग्जांपल में देखें, इस एग्जांपल में इस स्टूडेंट की हाइट बाकी स्टूडेंट्स के साथ कंपेयर की गई है। ये स्टूडेंट की हाइट ज्यादा है, ये कम है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये कम है। हमने क्या किया, सबके साथ इनकी हाइट को कंपेयर किया। इसमें हमने किसी की हाइट को किसी के साथ कंपेयर नहीं किया। हमने यहाँ पे सिर्फ इतना बोल दिया कि 5 फुट 5 इंच हाइट है, इससे कम वाले नहीं आएंगे, इससे ज्यादा वाले आ जाएंगे। तो एक क्राइटेरिया आ गया, अलग से कंपैरिजन नहीं है। ओके, सो इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा गया था, वो ये है कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन टेंड्स टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ लर्निंग, यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन सीखने की गति को तेज करता है। इसका कारण क्या है, एज अगेंस्ट समेटिव इवैल्यूएशन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज हाईली रिलायबल, यानी कि योग्यात्मक मूल्यांकन के विपरीत रचनात्मक मूल्यांकन अत्यधिक विश्वसनीय होता है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर 1 की स्टेटमेंट ए बिल्कुल ट्रू है, लेकिन आर बिल्कुल गलत है। इसका क्या कारण हो सकता है, ये मैंने आप लोगों को अभी डिटेल में समझाया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हर एक टॉपिक भी मैंने आपका क्लियर कर दिया, जो कि पेपर 1 प्रिपरेशन के साथ पेपर 2 पर भी आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। जिसके प्रिपरेशन के लिए स्टडी मटेरियल हम लेकर आए हैं, जो कि एग्जाम के पैटर्न और डिफिकल्टी लेवल को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है। स्टडी मटेरियल में आपको पेपर 2 के फुल सिलेबस नोट्स एंड एमसीक्यूज हम देते हैं, जिसमें कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की सीरीज मिल जाएगी। एंड इसमें से आपको एज इट इज क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स स्क्रीन पर अपने सब्जेक्ट को चेक कीजिए एंड इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए फ्लैट 20% ऑफ में आज आपके लिए लेकर आई हूँ, यानी कि सिर्फ 1280 रुपीज में आप स्टडी मटेरियल का बेनिफिट उठा सकते हो। एंड मैं आपको 100% श्योरिटी देती हूँ कि ये आपको इस शॉर्ट पीरियड में भी बहुत हेल्प करेगी एग्जाम क्वालिफाई करने में।